नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक और 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में किए पेश। तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव मंजूर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 किया पेश। ऑनलाइन मनी गेम्स, बेटिंग, जुए पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। वहीं ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सोशल गेम्स को मिलेगा बढ़ावा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन किया दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। नक्सल मुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज 13 इनामी समेत 21 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर कुल 25.5 लाख रुपए का इनाम था घोषित। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन में स्वीकार कर लिया गया। इस संयुक्त समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। गृहमंत्री की ओर से पेश किए गए संविधान का 130वां संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि अगर सरकार में शामिल कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल या हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जाए। अगर संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पद नहीं छोड़ता है तो उसे 30 दिन के बाद स्वतः हटा हुआ माना जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इससे पहले विपक्ष की ओर से अमित शाह द्वारा पेश किए गए विधेयक का कड़ा विरोध सदन में किया गया और कुछ सवाल भी विपक्षी सांसदों ने उठाए, जिस पर गृहमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जब उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था और जब तक कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली उन्होंने कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर
लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पेश किया। ये विधेयक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन, ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पेश किए जाने के दौरान भी विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू काफी नाराज दिखे। उन्होंने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहा है, जिससे समय का दुरुपयोग हो रहा है। 3 दिन से कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने के लिए चर्चा के लिए बिजनेस में लिस्ट तय किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। हमारा देश का नायक जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करके भारत का झंडा को लहरा के आया, उनको सम्मानित करने का भी मौका नहीं दिया है विपक्ष के लोगों ने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप लोग बाहर में जा करके आप देखिए कितना खराब लगता है। आपका ये हरकतें दुनिया हंसता है। अब स्कूल के बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बिहेव करता है क्या? आप सोचिए, शांति दिमाग से सोचिए। सरकार का बिजनेस तो हम पारित करके रहेंगे। देश का हक में, समाज का हक में जो काम हमको करना है, देश के लोगों ने दायित्व दिया है, हम काम करेंगे। झारखंड के हजारीबाग जिले के मुंडईखुई के रहने वाले सुरेश कुमार महतो ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर उठाए गए सरकार के कदम की सराहना करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसे बच्चों को बचाया जा सकेगा। ऑनलाइन जो अभी गेमिंग चल रहा है, जो बच्चे लोग अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आकर्षित जो गेम जो चल रहा है मोबाइल में, ये बहुत सा पैसा गार्जियन लोग को भी बर्बाद हो रहा है और चोरी करके भी लड़का लोग सब गेम में खेल रहा है और उससे गार्जियन लोग को भी निजात होगा। और जो हमारे मोदी जी ला रहे हैं ऑनलाइन गेम के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि भविष्य में गार्जियन और बच्चा का भी भविष्य बनेगा। ऑनलाइन गेम खत्म हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने। जिस तरह का जो साइबर क्राइम, माने ऑनलाइन गेमिंग का मतलब साइबर क्राइम बढ़ रहा था, लोगों को कंगाल हो रहे थे, बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर थे गेमिंग के कारण, घर के संपत्ति बेच रहे थे। इसको बचाने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है। ये बहुत ही अच्छा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ये बंद होना चाहिए पूर्ण रूप से। किसी तरह का कोई सट्टा या कोई गेमिंग जो ऑनलाइन चल रहा है, ये सब पर पाबंदी होना चाहिए पूरे भारत में। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड की कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रीता रेड्डी ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि नया ऑनलाइन गेमिंग विधेयक सिर्फ नियमन यानी रेगुलेशन से कहीं बढ़कर सुरक्षा प्रदान करता है। ऑनलाइन मनी गेम्स ने बच्चों और युवाओं को शोषण और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाला है। ये कदम कल्याण को सर्वोपरि रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां संतुलन और सम्मान के साथ बढ़ें। उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य प्रस्तावक के रूप में राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव के दस्तावेज सौंपे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल हुए। इनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे इसी दिन रात को घोषित होंगे। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं और कुल 245 सदस्यों की क्षमता वाले राज्यसभा में अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। वहीं लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 293
और राज्यसभा में 128 है। दोनों सदनों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस तरह सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी ने 11 सांसदों के समर्थन के साथ उन्हें 433 सांसदों का समर्थन है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब सीएम कैंप ऑफिस पर आज सुबह जनसुनवाई कर रही थी। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है। सीएम पर हमला करने वाले आरोपी का नाम राजेश खिमजी बताया जा रहा है और ये राजकोट का रहने वाला है। हमला करने वाले शख्स का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये फुटेज सीएम आवास के बाहर का है। इस फुटेज में आरोपी सीएम आवास का रेकी करता दिख रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर दिल्ली पुलिस ने 3 धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। हमलावर पर हत्या की कोशिश यानी 109(1), 132 पब्लिक सर्वेंट पर हमला करना और 221 पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालना का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के पास कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। उसके पास से केवल जनसुनवाई की पर्ची मिली है। आरोपी हमले का जो कारण बता रहा है उस पर पुलिस को यकीन नहीं है। पुलिस हमलावर को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम रेखा पर हमले को सोची समझी साजिश बताया। साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला। हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती हैं। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन और लोन बर्राटू अभियान को बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान के तहत 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 13 इनामी नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों पर कुल 25.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें से 8 लाख के इनामी नक्सली के ये उर्फ केशा लेकाम और 1-1 लाख की इनामी महिला माओवादी सोमे उर्फ जमली कुहडाम व हिडमे उर्फ विज्जो ओयाम भी शामिल हैं। पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपये की सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं इन अभियानों के कारण बड़ी संख्या में नक्सली हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 18 महीनों में दंतेवाड़ा में 390 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें 99 इनामी शामिल हैं। वहीं लोन बर्राटू अभियान के तहत अब तक 1042 माओवादी
जिनमें 267 इनामी समेत आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हम लोग आज 21 माओइस्ट का आत्मसमर्पण जो है वो आज फाइनलाइज कर रहे हैं। इस समर्पण के तहत कुल जो माओवादी इनामी है वो 13 लोग हैं, जिनके ऊपर टोटल अमाउंट 25,50,000 के इनामी हैं। इनमें से 13 ऐसे माओवादी हैं जिनके ऊपर इनाम है। बाकी सब जो माओवादी सरेंडर के हैं वो बेसिकली लोअर कैडर के हैं, जिनके ऊपर इनाम नहीं है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार दोपहर 12:15 बजे एक पुराना जर्जर मकान जमींदोज हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस संबंधों, समकालीन वैश्विक भू राजनीति और भारत के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की। भारत में रूसी दूतावास ने रूस भारत संबंधों में सामरिक साझेदारी और कूटनीतिक संबंधों का खास तौर पर उल्लेख किया गया। दूतावास ने खासकर ब्रिक्स ढांचे के तहत वित्तीय सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि ब्रिक्स एक अस्थिर वैश्विक माहौल में स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति है। समूह के भीतर व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। रोमन बाबुस्किन ने कहा है कि बाधाओं के बावजूद भारत के साथ रिश्ते मजबूत हैं और तेल की आपूर्ति में कमी नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत को तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए रूस के पास बहुत ही खास तरीका मौजूद है। The trade within BRICS is growing against the backdrop of the current turbulence. For example, Russia's trade with BRICS partners has increased by 70.5% in the previous year. And the point is that the more challenging and unpredictable the global environment becomes, the more relevant BRICS becomes as a stabilizing force and a center of gravity for those who are seeking a mutually beneficial cooperation grounded in respect for sovereignty and diversity. रोमन बाबुस्किन ने कहा कि रूस अब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बाहरी दबावों और प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल करीब 10% की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 40% हिस्सा रूस से तेल आयात पर आधारित है। साथ ही डॉलर और यूरो पर घटते भरोसे को देखते हुए राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन देन की संभावना भी जताई। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद भारत रूस व्यापार लगभग अप्रभावित है। This is not the first time while our trade and economic relations and our particular goods are threatened by external factors, but each and every time I invite you to remember that we have managed to succeed and to find ways how we can further cooperate based on our mutual interests, national interests. So we are quite certain that our cooperation will continue. संकट के समय भारत हमेशा विभिन्न देशों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। इसी कड़ी में अब भारत ने पेरू की सहायता की है। भारत ने वैश्विक दक्षिण साझेदारों के रूप में एक दूसरे की देखभाल करते हुए पेरू को 32 टन मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें डिहाइड्रेशन से ग्रस्त मरीजों के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन की 2,50,000 यूनिट भेजी गई है। माना जा रहा है कि इस दवा से पेरू में डिहाइड्रेशन से पीड़ित रोगियों को सहायता मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर सहायता सामग्री की तस्वीरों के साथ ये जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को औंटा सिमरिया परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना में गंगा नदी पर बना 1.865 किलोमीटर लंबा पुल शामिल है। ये पुल पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये नया पुल पुराने 2 लेन वाले रेल से सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। लगभग 70 साल पुराना राजेंद्र सेतु अभी मरम्मत के कारण भारी वाहनों के लिए बंद है।
नए पुल के कारण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच चलने वाले भारी वाहनों को 100 किलोमीटर घूम कर नहीं आना पड़ेगा। इससे यात्रा तेज और आसान होगी और ईंधन और वाहन संचालन की लागत में भी बचत होगी। ये पुल धार्मिक स्थल सिमरिया धाम से बेहतर जुड़ाव प्रदान करेगा, जो प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है। इस परियोजना की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। ये परियोजना बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये पुल इंजीनियरिंग का भी एक उत्कृष्ट मिसाल है, जो नवाचार, मजबूती और बुनियादी ढांचे की शक्ति को दर्शाता है। कुल मिलाकर ये पुल आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक होगा, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र से जुड़ाव को मजबूत करेगा और क्षेत्र के लोगों की यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाएगा। मॉनसून में मेघ जमकर बरस रहे हैं और हर राज्य में इसका खूब असर देखने को मिल रहा है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो पिछले 3 दिनों से जारी बारिश का दौर अभी भी थमा नहीं है, जिससे कई क्षेत्रों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश को देखते हुए आज भी ठाणे, रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सतारा और सांगली इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। हालांकि मुंबई में 3 दिनों के बाद आज जनजीवन सामान्य हो रहा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि उपनगरीय रेल सेवा के तहत तीनों रेलवे लाइनों पर यातायात कुछ देरी से चल रहा है। उधर गुजरात के कुछ इलाकों के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं सौराष्ट्र में भारी बारिश का सिलसिला 21 अगस्त यानी गुरुवार को भी जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश कहर बनकर बरस रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। कुल्लू के शास्त्री नगर में कल रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, गाड़ियां बहने की खबर है, तो वहीं बाढ़ का पानी कई घरों में भी घुस गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों के स्कूल और सरकारी संस्थान आज भी बंद रखे गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। मनिका विश्वकर्मा अब थाईलैंड में 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मनिका एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं। फिलहाल मनिका दिल्ली विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान की विद्यार्थी हैं। इससे पहले मनिका विदेश मंत्रालय के बिम्स्टेक सेवोकॉन कार्यक्रम में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में मनिका ने बताया कि वह महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मिस यूनिवर्स उनके लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता भर नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने का एक मौका है। भारत के प्रतिनिधित्व पर मनिका विश्वकर्मा से खास बात की हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। हाल ही में मिस इंडिया यूनिवर्स की ताज से सम्मानित मनिका विश्वकर्मा साथ में है। मनिका, श्रीगंगानगर से दिल्ली और दिल्ली से अब थाईलैंड का सफर आप तय करने वाली हैं, कैसा लग रहा है? सफर पे किसको श्रेय देना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगर किसी को श्रेय देना चाहूँगी तो इट वुड हैव टू बी इन पार्ट्स, आई एम सॉरी टू से। सो गंगानगर से दिल्ली के सफ़र में इट इज़ एंटायरली माई फैमिली। उन्होंने इतना सपोर्ट किया। आई एम द फर्स्ट पर्सन फॉर माई फैमिली जो कि गंगानगर से निकल के कहीं पढ़ने के लिए गई थी। एंड करेंटली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। एंड दिल्ली से थाईलैंड तक का सफ़र, दैट हैज़ टू डू एवरीथिंग विद माई मेंटर्स, माई टीचर्स, जिन्होंने मुझ में इतना ज़्यादा फेथ शो किया है। एंड इवन टू माई को कंटेस्टेंट्स, दिस ईयर्स कॉम्पिटिशन इतना हेल्दी इन्वायरमेंट था, इतना अच्छा मुझे महसूस हुआ सबसे बात करके। वी ऑल लिव्ड लाइक अ फैमिली, वी बिकेम अ फैमिली। सो ऑन स्टेज ऑफ मिस यूनिवर्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, वन एस्पेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विद मी कि I'll be the strongest, most confident person on that stage because of my land, because of where I come from. शायद यही जो वुमेन कजाकिस्तान में चल रहे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। मिक्स टीम इवेंट में भारत की सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया। कांस्य पदक के मुकाबले में सौरभ और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को शिकस्त दी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।